मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। वो जब से क्या है ना, हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। पाकिस्तानी हुए देख लो आपके सामने कि सारे चोर आ गए हैं वापस। मैं सारी कौम को आज कहता हूँ कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमेरिकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। हमारी कौम का फैसला कुन वक्त आ गया। हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को लो कॉन्फिडेंस मोशन में ना हराया, तकब्बर सुने जरा, तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहता अगर कामयाब हो गया तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। ओ अमेरिका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन वो हमें माफ करोगे? तो वहाँ सिंध हाउस में जाना शुरू हो जाते हैं, 20-20 करोड़ में उनके जमीन बिकने शुरू हो जाते हैं। ये बिक रहे हैं बकरों की तरह। जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, क्या कहा मैंने? Absolutely not. आप मेरे से कोई और उम्मीद रखते थे? मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूँ। कौन सा मुल्क अपने आप को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करता है? 80,000 हमारे लोग शहीद हुए। 40 अरब रुपए के FIA और नैब में केसेस हैं और इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। 30 साल से ये 2 खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। जब अल्लाह ने आपको पर दिए उठने के लिए तो क्यों जमीन पे चूतियों की तरह रींग रहे हो? ये वो लोग हैं मेरे पाकिस्तानियों, जेल में डाल लो, जो इस 22 करोड़ गैरतमंद बाशूर को हमको एक गुलाम बनाने जा रही। इनको नहीं पता कि क्या एक इंसानों का जुनून आने वाला है। पाकिस्तान एक कौम बन चुका है। 26 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे मौला इस कौम की खुददारी को जगा। मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान को एक कौम बनते हुए मेरे पाकिस्तानियों एक नया मुल्क उठ रहा है। हमारा एक खुददार कौम खड़ी हो रही है। ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है कि क्या हम गुलामी चाहते हैं या आजादी चाहते हैं? पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। कि क्या नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? कि जिस तरह मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाना है। चेरी ब्लॉसम कहता है कि बेकारियों को गुलामी करनी पड़ेगी। तुम गुलाम हो, हम गुलाम नहीं है। ये ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं सिवाय अल्लाह के, और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाअल्लाह। जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 26 साल अपनी जिंदगी के इन गंदे लोगों के साथ मथा लगाए? Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. My belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. कि जब मैं कॉल दूंगा वो आखिरी कॉल होगी, क्योंकि मेरी कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। शहबाज शरीफ की छोटी सी जो इस्लामाबाद की हुकूमत है, वो जब चारों तरफ से अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शहबाज शरीफ ना उसको रोक सकेंगे और ना ये जो डाकू जरदारी है ये रोक सकेगा। अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी कौम के अंदर शऊर पैदा किया। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के पाकिस्तान की खान है आप।
छीन के रहेंगे, है हक हमारा, तेरा बाप भी देगा। अगर मैं अकेला भी रह गया ना, अकेला, मैं तब भी हकीकी आजादी के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा। मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह इस मुल्क की तारीख इस चीज की गवाही देगी कि इमरान खान अपने मुल्क के लिए आखिरी वक्त तक अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा था। कि दुआ करो कि सलामत रहे तेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी। इस वक्त वो कल्ला बंदा है जो सारी पार्टियां न लड़ता पाया, एस्टैब्लिशमेंट न लड़ता पाया, निजाम न लड़ता पाया। मजा है लड़ने में, खड़े होने में, साथ खड़े होने में। कोई गल नहीं, मारा पैदियां रही, कुर्बानियां देनियां पैदियां। कि मैं तो तैयार हूं, मैं इसको जहाज समझता हूं, पॉलिटिक्स नहीं समझता। मैं तो तैयार हूं, जो अल्लाह ने फैसला करना है, लेकिन मैं तो यही बैठा रहूंगा ज़बान पाक में। जिसने आना है यहाँ आगे मार दे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। एक वो कौम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जिस कौम के बनने के बाद नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, अभी मैं इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा, और जो भी इनके पीछे समझ रहे हैं कि ये कौम चोरों को तस्लीम करेगी, उनका भी मुकाबला करूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। इमरान खान भी सलाहुद्दीन अयूबी बन गया है, जिसको कहा गया कि जंग रोक दो क्योंकि सारे दुश्मन हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए। तो सलाहुद्दीन अयूबी ने मुस्कुरा कर तारीखी जवाब दिया, यही तो बेहतरीन वक्त है जंग का। अब हमें दुश्मन को ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो मर्जी करना, इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ। मैं आपको एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। एक बहादुर 100 बुज़दिलों से बेहतर है। अगर जरूरत हुई तो इस मकसद के लिए मैं अकेला रहूंगा। किसी पठान वाली तुझसे ज्यादा बहादुर औलाद पैदा नहीं की। हाँ साहब को कुछ होता है, इससे ज्यादा फसाद खड़ा होगा, और वो तो फसाद खड़ा होगा ना। आज तक एक भुट्टो के नाम के ऊपर पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, और अब जो भुट्टो खड़ा होने लगा ना वो पठानों में है, और पठान जो है ना वो दुश्मनी कब्र तक निभाते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये खतरनाक होगा। मैं इन बलाओं के कलेजों से सीने से कलेजे निकाल के खा जाऊंगा। मेरा रब मेरे साथ है, मैं गुजर जाऊंगा इस समंदर और दरिया से। अल्लाह हाथ रख लेगा नीचे। अपने ज़हन में डाल लो कि जब रात ज्यादा देरी हो जाती है ना, तो इसका मतलब सुबह होने वाली है। मैं जब अपने अल्लाह के पास जाऊंगा, मैं उससे एक चीज सुनना चाहता हूं। मैं सिर्फ उससे एक चीज सुनना चाहता हूं कि मेरा अल्लाह मुझे ये कहे कि शाबाश इमरान, कि तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आपका कप्तान जब तक उसके अंदर खून है वो खड़ा है। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन आपका। हार मानने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। इसी कौम को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने किसी सूरत हार नहीं मानी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हर मुल्क कैसे एक अजीम मुल्क बन के खड़ा होता है दुनिया में। मेरा वादा आपसे, ये दिन आएगा कि हर पाकिस्तानी जब हरा पासपोर्ट लेके दुनिया में निकलेगा, दुनिया आपकी इज्जत करेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के खान है आप। इमरान खान और दोषा खाना। एक सादिक और अमीन लीडर इमरान खान के खिलाफ मुज़िका खेज इल्ज़ामात और कैंगरू कोर्ट के भोंडे केस के फैसले पर एक नज़र, और इमरान खान पर लगाए गए इन बेहुदा इल्ज़ामात की हकीकत।
الزام نمبر 1، عمران خان کا گفٹ گیٹ اسکینڈل۔ سال 2018 سے 2019 میں عمران خان نے مبینہ طور پر 5.8 کروڑ کے تحائف فروخت کیے تھے، لیکن ایک سیکنڈ، انہوں نے نہ صرف اس لین دین کا انکشاف کیا بلکہ 3 کروڑ اپنے بینک اکاؤنٹ میں بھی جمع کرائے۔ بقیہ رقم پر ٹیکس درست طریقے سے ادا کیا گیا اور باقی رقم یا تو نقدی میں رکھی گئی یا خرچ کی گئی۔ تو یہاں جرم کہاں ہے؟ الزام نمبر 2، غیر تحریری تحفے کی تفصیلات کا پر اسرار معاملہ۔ 2019 سے 2020 کی طرف پڑھیں تو ہمارے پاس ایک اور ذہن کو حیران کرنے والا الزام ہے۔ بظاہر عمران خان کو ملنے والے تحائف بطور تحفہ دیے گئے، چنانچہ ان تحائف کی تفصیل نہیں لکھی گئی۔ تو جناب، موصول ہونے والے ہر ایک تحفے کا تحریری طور پر اندراج کرنا نہ تو کوئی جرم ہے اور نہ ہی کوئی قانونی تقاضا، تو پھر ہنگامہ کیوں؟ الزام نمبر 3، عظیم قیمتی اشیاء بمقابلہ منقولہ جائیداد کی بحث۔ اب آئیے سال 2020 سے 2021 میں ان بیہودہ الزامات کی گہرائیوں میں ایک غوطہ لگاتے ہیں۔ عمران خان نے اپنے تحائف کو منقولہ جائیداد کے تحت درجہ بندی کرنے کے بجائے قیمتی اشیاء قرار دیا، لیکن یہ بھی کوئی جرم نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اہمیت ہے۔ جب کل لاگت کی درستگی سے رقم بتائی جاتی ہے تو معاملہ قانونی طور پر وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ واضح رہے کہ فیصلے میں یہ نہیں پایا گیا کہ کوئی تحفہ کم قیمت پر خریدا گیا تھا یا یہ خریداری قواعد کے مطابق نہیں تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی نہیں ملا کہ کوئی تحفہ خاص طور پر گھڑی اس سے زیادہ قیمت پر فروخت کی گئی تھی جو ظاہر کی گئی تھی۔ عمران خان کے وکلا کو سنا ہی نہیں گیا اور جج نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وکلا کی حاضری تک نہیں لگائی گئی، حالانکہ عمران خان کے وکلا عدالت میں ہی موجود تھے۔ فیصلہ اسلام آباد میں ہوا اور 5 منٹ میں گرفتاری لاہور میں پیش آ گئی۔ نہ کوئی منسٹری سے اجازت، نہ کوئی وارنٹ دکھایا گیا۔ اس بوگس کیس میں کچھ نہیں ہے، تبھی تو عمران خان کو گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور نہ ہی ان کے وکلا کو دلائل پیش کرنے کی مہلت۔ اصل میں فیصلہ لندن پلان کے تحت کئی دن پہلے لکھا جا چکا تھا، صرف سنانا باقی تھا، ورنہ 30 منٹ میں جج نے 8 صفحوں کا فیصلہ کیسے لکھ دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کینگرو کوٹ ڈرامے کو ختم کریں اور ان حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کریں جو ہماری قوم کے لیے اہم ہیں۔ کسی کی ذاتی انا کی تسکین کی خاطر پورا سسٹم ایک شخص کو بددیانت ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ جس ملک میں ایک سابق وزیر اعظم انصاف کے لیے کبھی ایک عدالت اور کبھی دوسری عدالت کے در پہ ہو، اس ملک میں ایک عام آدمی کو اس نظام سے کیا ملتا ہوگا؟ اٹک جیل، بیرک نمبر 3، قیدی نمبر 804۔ جرموں کی ایک طویل فہرست۔ پاکستان کو اکلوتا کرکٹ ورلڈ کپ جتوایا، فری کینسر ہسپتال بنائے، پسماندہ علاقے میں یونیورسٹی بنائی، پھر اپنی آسان زندگی چھوڑ کر ملک کے کونے کونے میں جا کر لوگوں کو سیاسی شعور دیا۔ یہ بہت بڑے جرم ہیں، تم کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تم طاقتور کو قانون کے نیچے لانا چاہتے ہو، تم مافیا سے ٹکر لینا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ریاست کمزور اور غریب کی حفاظت کرے۔ تم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، کشمیری اور فلسطینیوں کی بات کرتے ہو، دنیا کو بتاتے ہو کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ کیسا خیال ہے؟ پاکستان کو دنیا میں عزت دلوانا چاہتے ہو۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ پاکستان ایک آزاد اور خوددار ملک بنے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ پاکستان ایک عظیم خواب تھا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاؤ؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو حق کے لیے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی باتیں کرو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو ایک بہتر پاکستان کی امید دو؟ یہ بہت بڑے جرم ہے، یہ بغاوت ہے۔ ہاں، تمہیں جیل میں بند کر کے رکھنا ہوگا، تمہاری آواز بند کرنی ہوگی۔ اٹک جیل، بیرک نمبر 3، قیدی نمبر 804۔
Atak Jail, Barrack number 3, prisoner number 804. A long list of crimes. You won the only Cricket World Cup for Pakistan, set up free cancer hospitals, established a university in a remote area. You gave up your life of comfort and went around the country to awaken your nation. These are big crimes. You can't be set free. You wanted to bring the powerful under the law. You took on all the mafias. You wanted the state to serve and protect the poor. You talk about state of Medina and raise voice for Kashmiris and Palestinians. You tell the world how much we love our Prophet sallallahu alaihi wasallam. What kind of thinking is this? What kind of vision is this? You want Pakistan to be respected in the world. How dare you imagine a free and independent Pakistan? How dare you remind the people that Pakistan was a glorious dream? How dare you explain the meaning of La ilaha illallah to people of Pakistan? How dare you teach people to stand up for their rights and rise against tyranny? How dare you give hope of better Pakistan to people? These are big crimes. This is rebellion. Yes, you must be kept in jail. Your voice must be silenced. Atak Jail, Barrack number 3, prisoner number 804. कस्बा कुर्सी के आलम में हम आपके लिए लाए हैं ताज़ा हवा का एक दिल फरेब 75 साल जहालत और गुलामी की बंजर मिट्टी पर बरसने वाली शऊर और आज़ादी की पहली बारिश इमरान खान। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है? ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। Never has one man scared the establishment, political parties as much as it is right now. You look at television, there is only one man which is featuring. जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कांपे टांगनी शुरू हो जाती है। मेरा चैलेंज है तुम्हें, जो मर्जी कर लो, तुम शिकस्त खाओगे, तुम हारोगे। हमारा पाकिस्तान, हम फैसला करेंगे, हम करेंगे। मैं आखिरी सांस तक इस जुल्म के निजाम का मुकाबला करूंगा। ये गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है और आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए लड़ना पड़ता है। जंजीरें गिरनी जाती, तोड़नी पड़ती है। मौलाना रूमी ने कहा, जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। You enjoying this fight? Yes, because I think if I woke up and there was no challenge in my life, I would think it's the end of my life. जिस्म में गोलियां खा करके 150 पर्चे बर्दाश्त कर करके दहशतगर्दी के दांतों के चक्कर लगवा कर फिर भी आसमान को देखते हुए मुस्कुराता हुआ जो शख्स नार का बच्चा है, खुदा की कसम गैरतमंद है। ये बहादुर माँ ने बहादुर बेटा पैदा किया है। समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ इमरान खान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया
آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک بات اس درخت کو ضرور دیکھ لیجیے جس کا ایک ایک پتا اس سے چڑھتا جا رہا ہے، لیکن وہ درخت کھڑا ہے اس امید کے ساتھ کہ بہار آئے گی، اور بہار کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ چاہے تو اس درخت کو بھی کاٹ دو، بہار پھر بھی آئے گی۔ جو پانی سے نہاتا ہے وہ صرف لباس بدلتا ہے، اور جو پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں، اس کے حوصلے کو توڑنا چاہتا ہوں، مٹانا چاہتے ہیں۔ وہ آدمی نہیں ٹوٹ رہا، نہیں ٹوٹے گا، امید نہیں ٹوٹنے دے رہی ہے، آزادی کی امید۔ ارے اسے ہٹانے کے لیے اس ملک میں جج بکا، جرنیل بکا، سیاستدان بکا، ملا بکا، صحافی بکا، دانشور بکا، دلال بکا، اور نہ جانے کون کس کس کی کھاٹ پہ بکا، وہ آج بھی اللہ کے حکم سے کھڑا ہے۔ اللہ تیری عبادت کرتے اور اللہ صرف تیرے سے مدد مانگتے۔ He will succeed. He is bound to succeed. یہ آپ کو 1000 میں سے 1000 دفعہ غلط کی ہے۔ جو ہارنے سے ڈر گیا نا وہ کبھی نہیں جیت سکتا، پتا پلٹے گا۔ امیر شہر کی مجھ سے فقط اتنی سی لڑائی ہے کہ میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر ڈر کس چیز کا؟ ایسا ہیرا آدمی، ایسا لیڈر کہاں ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا تحفہ دیا۔ جو زندگی ہے نا وہ کبھی ایک اسٹریٹ لائن میں نہیں جاتی۔ کوئی آج تک دنیا میں ایسا انسان نہیں آیا جو ایک دم زیرو سے ایک دم کامیاب ہو گیا۔ وہ سائیکلز میں جاتا ہے، اونچ نیچ زندگی کا نام ہے۔ ہم نے تمہارے لیے بہت دعائیں کی ہیں، اللہ تمہارے لیے ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اسے حوصلہ ہے کہ اس کی سوچ کو، اس کی بات کو، اس کے الفاظ کو یہ بڑی بڑی فصیلیں باندھ کے نہیں رکھ سکتے۔ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکافو لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ جان، مال، عزت، آبرو اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد خان پہ اور پاکستان پہ قربان۔ جتنا بھی یہ ڈاکوؤں کا گلدستہ ہے، چوروں کا ٹولہ، یہ جتنی بھی کوشش کرے وہ بھی کرے، جتنی بھی یہ پلاننگ لائن کے لیے تیار ہے۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، اور ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ بوڑھی کارڈ، عورت کارڈ، مذہب کارڈ، چودھری سرور جہانگیر ترین، علیم خان، پریس کانفرنس، فرا گوگی، توشہ خانہ، ریحام خان، شاہدہ فریدی، طیبہ گل، عائشہ گل عالم، مصطفیٰ کمال، گلوکار جواد احمد، ملک ریاض، آڈیو لیک، ریڈیو لیک، کال لیک، ممنوع فنڈنگ اور 90% میڈیا کے نام نہاد صحافی کے تجربے ملا کر سب خاک میں۔ الحمدللہ میرا کپتان آج بھی مقبولیت کی عروج پر ہے۔ اس ریس سے مجھے نکالنے کی بات کر رہی ہے بیوقوف، وہ نہیں جانتے اس ریس کا سکندر میں ہوں۔ آپ ہمارے لیے، ہمارے ملک کی زمین کو تنگ کر دیں تو آپ مجھ پہ وطن، اور ہم اپنی زمین پہ آزادی سے رہنے کا حق مانگیں تو ہم غدار ہیں، ہم باغی ہیں۔ آپ خدا نہ خواستہ کبھی ہار بھی جائیں تو آپ مجھ پہ وطن ہیں، اور ہم آپ سے پوچھیں کہ حضور والا یہ کیا ہوا تھا تو ہم غدار ہیں، ہم باغی ہیں، ہم ہنسے تو غدار ہیں، روئے تو غدار ہیں، بولیں تو غدار ہیں، چپ رہیں تو غدار ہیں، بات کریں تو غدار ہیں، نہ کریں تو غدار ہیں، ہم سوال کریں تو غدار ہیں، جواب مانگیں تو غدار ہیں، جواب نہ دینے پر ریئیکٹ کریں پھر غدار ہیں، کیونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں حضور غداری کے۔ Thank you.
100 मेगावाट 1000 पे कर दिए। 2028 में ये पूरी हो। तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है, ना जीता है ना मरता है, क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब इमरान अहमद नियाजी साहब ने 176 वोट हासिल किए हैं। मैं आज अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि पाकिस्तान में वो तब्दीली लाने का, जिस तब्दीली की ये कौम 70 साल इंतजार कर रही है। मैं इमरान अहमद खान नियाजी सच्चे दिल से हल्फ उठाता हूँ कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़, अपनी इंतहाई सलाहियत, ईमानदारी और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा आज पाकिस्तान इकोनॉमी का चैलेंज फेस कर रहा है। हमारा कभी भी तारीख में इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट नहीं था, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ट्रेड डेफिसिट नहीं है, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए हुए। By his own admission, the biggest challenge before the Prime Minister in waiting, Imran Khan, is to fix Pakistan's economy. It's not going to be an easy task for Imran Khan. He will need to take some urgent steps to prevent a potential collapse of the economy. ये सारी जो 10 डैम्स 10 बन रही हैं, ये 2018 में शुरू हुई हैं और इंशाल्लाह 2028 में ये पूरी होगी। तो इंशाल्लाह ये जो पाकिस्तान की ग्रिड में सस्ती बिजली और साफ बिजली जो हमारे मुल्क में मिलेगी, इससे सिर्फ लोगों को फायदा नहीं होगा, सबसे ज्यादा फायदा हमारी इंडस्ट्री को होगा सस्ती बिजली का। कोरोना के बावजूद सी पैक के मंसूबों पर काम बतदरीज आगे बढ़ा। वजीर आज़म इमरान खान की चीन के नेशनल डेवलपमेंट कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात में गुफ्तगू। मुझे सबसे पहले तो आज खुशी है कि K2 जो चाइना और पाकिस्तान की कॉपरेशन से ये जो K2 की आज हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं, 1100 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, 1100 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क भर में 10 अरब दरख्त लगाएंगे और पूरे मुल्क में प्लांट फॉर पाकिस्तान शिजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone, and he's going some. वज़ीर आज़म का पाकिस्तान को माहौल दोस्त मुल्क बनाने के लिए एक और इनकलाबी प्लान तैयार। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी तैयार कर ली है। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये अब आगे हमें अपने शहरों को पोल्यूशन से बचाने के लिए हमें अब शहरों के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस लानी पड़ेंगी, गाड़ियाँ लानी पड़ेंगी, मोटरसाइकिल, सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल्स क्योंकि इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। इंशाअल्लाह जब एक मुल्क के अंदर एक ही करिकुलम होगा और एक तरफ एक डायरेक्शन पे मुल्क जाएगा, हमारे नौजवान जाएंगे, वो है असल आज़ादी का रास्ता। और इसके साथ साथ जो हमने फैसला किया है कि 8, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज कामयाब जवान प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम के तहत नौजवानों को
पाकिस्तानी सारे पिछले रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आज रोशन अपना घर स्कीम का इजरा करेंगे। रोशन अपना घर, एक आदमी काम करने बाहर जाता है, पैसे बनाता है, मजदूर भी हो, उनकी हमेशा कोशिश होती है कि पाकिस्तान में घर बनाया जाए। उसके लिए उनके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ जो कब्जे ग्रुप बैठे हुए हैं, तो कम से कम अब इनको ये पता चल जाएगा कि बैंक की पीछे गारंटी है और फिर वो बैंक से कर्जे भी ले सकेंगे घर बनाने के लिए। और मेरे ख्याल में ये एक वाकई जिस तरह बात की गई गेम चेंजर है, क्योंकि हम इससे बहुत ज्यादा पैसा अट्रैक्ट कर सकेंगे जिसकी पाकिस्तान को शदीद जरूरत है डॉलर्स की। ओवरसीज पाकिस्तानीज की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए जो आपने दो रोशन अपनी कार और जो रोशन समाजी खिदमत, ये जो दो आपने और प्रोडक्ट्स दिए हैं, इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। या पाकिस्तान सर्टिफिकेट, ये इनिशिएटिव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम उन पाकिस्तानियों को एक मौका दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान में पैसा भी अपना ला सकते हैं, उनको रिटर्न्स भी अच्छी मिल सकती हैं, और सबसे बड़ी बात वो एक तारीखी पैकेज है, 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें हम करेंगे क्या क्या चीज़ें, जो बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो एक सबसे बड़ा कराची वालों का मसला, पानी का मसला। 26 करोड़ गैलन योमिया की पानी की स्कीम K4 जो 1/2 से ज्यादा इल्तवा का शिकार थी, फरवरी 2022 में इस मंसूबे के ऊपर दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि ये निस्फ मुकम्मल होकर छोड़ दिया गया था। दूसरा इशू नालों का है कि गुजर नाला, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला, जिसके ऊपर आज तक किसी हुकूमतों ने काम नहीं किए। 34 अरब रुपए सिर्फ नालों की डेवलपमेंट के ऊपर दिए। ट्रांसपोर्ट, वो ग्रीन लाइन का मंसूबा जो सालों से जिसका कहा जा रहा था कि जी हमारे बच्चों के बच्चे इस्तेमाल करेंगे इस मंसूबे को, वो उसने अपनी हुकूमत ने बना के तैयार करके आवाम के लिए छोड़ दिया। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है और 300 अरब रुपए जारी कर दिए, उसके ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। फ्रेट ट्रेन 70 अरब रुपए, पोर्ट से जितना सामान निकलता है पीपरी की तरफ जाता है कि रात को 12 बजे के बाद जो है वो कंटेनर चलाए जाते हैं और उसके बाद फिर चलती है। तो ये एक बड़ा मसला था जिसको खान साहब की गवर्नमेंट ने हल करवा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगला PSL पूरा पाकिस्तान में होगा। कहा कि आज पाकिस्तान महफूज है, मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बहुत बेहतर है।
ہم نے اگلا جو PSL ہے پاکستان سارا وہ پاکستان میں ہوگا بجائے کہ وہ دبئی میں ہو. کافی مایوسیاں ہو چکی ہیں. انشاءاللہ جو اگلا ورلڈ کپ میں آپ جو پاکستانی ٹیم دیکھیں گے ابھی میرے یہ لفظ یاد رکھنا کہ وہ ٹیم بالکل ایک ایسی پروفیشنل ٹیم آپ کو لے کے آئیں گے گراؤنڈ کے اندر, بیسٹ ٹیم لے کے آئیں گے اور سسٹم ٹھیک کریں گے, نظام کو ٹھیک کریں گے, نظام ایسا لے کے آئیں گے کہ انشاءاللہ بہترین ٹیلنٹ پاکستان کا اوپر آئے گا. مشیر تجارت کے مطابق ایمیزون کچھ ہی روز میں پاکستان کو اپنے فروخت کنندگان یعنی سیلرز کی لسٹ میں شامل کرے گا. ہماری کامرس منسٹری بڑی دیر کی کام کر رہی تھی. یہ بہت بڑا کام ہو گیا جو ایمیزون اب پاکستان میں آپریٹ کرے گا. اور پاکستانی برآمدات کے لیے بڑا دن, میڈ ان پاکستان 4G موبائل فونز کی مشرق وسطی برآمد شروع ہو گئی. نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے تحت 1000 سے زیادہ فلیٹ اور 500 مکانات تیار کیے گئے ہیں. انشاءاللہ 11 کو پہلا لانچ ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسلسل ہم اب اپنی جو ہاؤسنگ ہے یہ سارے پاکستان کے اندر لے کے جائیں گے. 3 میگا پروجیکٹس بھی ہم کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہم نے لانچ کر دیا ہے بلو ایریا پروجیکٹ, بنڈل آئلینڈ کراچی, راوی سٹی لاہور. آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے تاریخی ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم نے تعمیراتی شعبے پر فکس ٹیکس لگانے اور صوبوں سے مل کر سیلز ٹیکس کم کرنے کا اعلان کیا. کیپٹل گین ٹیکس نہیں لگے گا. تعمیرات سے منسلک تمام شعبوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا گیا. کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ بھی بنانے کا اعلان کیا. اور وزیر اعظم عمران خان کا ملکی سیاحت کو فروغ دینے کا فیصلہ. پنجاب میں 5 مقامات کو بین الاقوامی ٹورسٹ سائٹس بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے. ہم نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا, اب دنیا سے ڈائریکٹلی اسکردو ٹورسٹ آیا کریں گے. میں آج آپ سب کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ پاکستان کو دنیا کا ٹورزم سینٹر بنانا ہے. اہم خبر آپ کو دے, 2020 میں ورلڈ ٹورزم فورم کی میزبانی پاکستان کو مل گئی ہے. کہ میری فورن پالیسی میں پاکستانیوں کے رائٹس, ان کے حقوق, ان کی عزت پہلے آئے گی. جب آپ ایک خوددار قوم ہوتے ہیں لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں پاکستان کے اوپر بدلہ لینا چاہیے, اسٹرائک کرنی چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے, پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. Is faced with the choice. Either you surrender or you fight for your freedom till death. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. یورپین یونین کے امبیسڈر نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں, اس کے خلاف ووٹ دیں. میں یہ یورپین یونین کے امبیسڈر سے پوچھتا ہوں, ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ ہم نے پوری کوشش کی اپنے 3.5 سال میں کہ پاکستان
गाड़ी तोड़ी है, मेरे कपड़े फाड़े हैं, देख सकते हैं, डंडे मारे हैं। मेरे कपड़े फाड़े, मैंने खींच के, मेरा सर फट गया, मेरे हाथ में शीशे लगे। ऑटो के ऊपर कौन है यहाँ? ये दिखाएंगे सारी हमारी औरतें। तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है। ना जीता है ना मरता है क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा। आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी। लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। वो दौर गया जब कहरो जफा को राम मचाया करता था। जब दस्ते सितम आवाजों को खामोश कराया करता था। जब अहले खिरद की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था। जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था। अब जाग उठा है ये देश हमारा, अब जाग उठा है देश मेरा। अब यलगारों की खैर नहीं, है हक हमारा, है हक हमारा। तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी। कैसे ना देगा जो तुमने ना दी, तो छीन के लेंगे। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। जरा झूम के बोलो, दिल फाड़ के बोलो, और जरा धाड़ के बोलो। जनाब इमरान अहमद नियाजी साहब ने 176 वोट हासिल किए हैं। मैं आज अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि पाकिस्तान में वो तब्दीली लाने का, जिस तब्दीली की ये कौम 70 साल इंतजार कर रही थी। मैं इमरान अहमद खान नियाजी सच्चे दिल से हल्फ उठाता हूँ कि बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़, अपनी इंतहाई सलाहियत, ईमानदारी और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा आज पाकिस्तान इकॉनमी का चैलेंज फेस कर रहा है।
हमारा कभी भी तारीख में इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट नहीं था, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ट्रेड डेफिसिट नहीं है, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए हुए। By his own admission, the biggest challenge before the Prime Minister in waiting, Imran Khan, is to fix Pakistan's economy. It's not going to be an easy task for Imran Khan. He will need to take some urgent steps to prevent a potential collapse of the economy. ये सारी जो 10 डैम्स 10 बन रही हैं, ये 2018 में शुरू हुई हैं और इंशाल्लाह 2028 में ये पूरी हो। तो इंशाल्लाह ये जो पाकिस्तान की ग्रिड में सस्ती बिजली और साफ बिजली जो हमारे मुल्क में मिलेगी, इससे सिर्फ लोगों को फायदा नहीं होगा, सबसे ज्यादा फायदा हमारी इंडस्ट्री को होगा सस्ती बिजली का। कोरोना के बावजूद सी पैक के मंसूबों पर काम बतदरीज आगे बढ़ा। वजीर आजम इमरान खान की चीन के नेशनल डेवलपमेंट कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात में गुफ्तगू। मुझे सबसे पहले तो आज खुशी है कि K2 जो चाइना और पाकिस्तान की कॉपरेशन से ये जो K2 की आज हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं, 1100 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, 1100 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करेगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुल्क भर में 10 अरब दरख्त लगाएंगे और पूरे मुल्क में प्लांट फॉर पाकिस्तान शिजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone, and he's going some. वज़ीर आज़म का पाकिस्तान को माहौल दोस्त मुल्क बनाने के लिए एक और इनकलाबी प्लान तैयार। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी तैयार कर ली है। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये अब आगे हमें अपने शहरों को पोल्यूशन से बचाने के लिए हमें अब शहरों के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस लानी पड़ेंगी, गाड़ियाँ लानी पड़ेंगी, मोटरसाइकिल, सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल्स, क्योंकि इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। इंशाल्लाह जब एक मुल्क के अंदर एक ही करिकुलम होगा और एक तरफ एक डायरेक्शन पे मुल्क जाएगा, हमारे नौजवान जाएंगे, वो है असल आज़ादी का रास्ता। और इसके साथ साथ जो हमने फैसला किया है कि 8, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज कामयाब जवान प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम के तहत नौजवानों
पाकिस्तानी सारे पिछले रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आज रोशन अपना घर स्कीम का इजरा करेंगे। रोशन अपना घर, एक आदमी काम करने बाहर जाता है, पैसे बनाता है, मजदूर भी हो, उनकी हमेशा कोशिश होती है कि पाकिस्तान में घर बनाया जाए। उसके लिए उनके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ जो कब्जे ग्रुप बैठे हुए हैं, तो कम से कम अब इनको ये पता चल जाएगा कि बैंक की पीछे गारंटी है और फिर वो बैंक से कर्जे भी ले सकेंगे घर बनाने के लिए। और मेरे ख्याल में ये एक वाकई जिस तरह बात की गई गेम चेंजर है, क्योंकि हम इससे बहुत ज्यादा पैसा अट्रैक्ट कर सकेंगे जिसकी पाकिस्तान को शदीद जरूरत है डॉलर्स की। ओवरसीज पाकिस्तानीज की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए जो आपने दो रोशन अपनी कार और जो रोशन समाजी खिदमत, ये जो दो आपने और प्रोडक्ट्स दिए हैं, इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, ये इनिशिएटिव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम उन पाकिस्तानियों को एक मौका दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान में पैसा भी अपना ला सकते हैं, उनको रिटर्न्स भी अच्छी मिल सकती हैं, और सबसे बड़ी पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें हम करेंगे क्या क्या चीज़ें, जो बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो एक सबसे बड़ा कराची वालों का मसला, पानी का मसला। 26 करोड़ गैलन यौमिया की पानी की स्कीम K4 जो 1 दहाई से ज्यादा इल्तवा का शिकार थी, फरवरी 2022 में इस मंसूबे के ऊपर दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि ये निस्फ मुकम्मल होकर छोड़ दिया गया था। दूसरा इशू नालों का है कि गुजर नाला, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला, जिसके ऊपर आज तक किसी हुकूमतों ने काम नहीं किए। 34 अरब रुपए सिर्फ नालों की डेवलपमेंट के ऊपर दिए। ट्रांसपोर्ट, वो ग्रीन लाइन का मंसूबा जो सालों से, जिसका कहा जा रहा था कि जी हमारे बच्चों के बच्चे इस्तेमाल करेंगे इस मंसूबे को, वो उसने अपनी हुकूमत में बना के तैयार करके आवाम के लिए छोड़ दिया। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है और 300 अरब रुपए जारी कर दिए, उसके ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। फ्रेट ट्रेन 70 अरब रुपए, पोर्ट से जितना सामान निकलता है पीपरी की तरफ जाता है कि रात को 12 बजे के बाद जो है वो कंटेनर चलाए जाते हैं और उसके बाद फिर चलती है। तो ये एक बड़ा मसला था जिसको खान साहब की गवर्नमेंट ने हल करवा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगला PSL पूरा पाकिस्तान में होगा। कहा कि आज पाकिस्तान महफूज है, मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बहुत बेहतर है।
हमने अगला जो PSL है पाकिस्तान, सारा वो पाकिस्तान में होगा बजाय के वो दुबई में। काफी मायूसियां हो चुकी हैं। इंशाल्लाह जो अगला वर्ल्ड कप में आप जो पाकिस्तानी टीम देखेंगे, याद अभी मेरे ये लफ्ज याद रखना कि वो टीम बिल्कुल एक ऐसी प्रोफेशनल टीम आपको लेके आएंगे ग्राउंड के अंदर, बेस्ट टीम लेके आएंगे और सिस्टम ठीक करेंगे, निज़ाम को ठीक करेंगे, निज़ाम ऐसा लेके आएंगे कि इंशाल्लाह बेहतरीन टैलेंट पाकिस्तान का ऊपर आएगा। मुशीर तिजारत के मुताबिक अमेज़न कुछ ही रोज में पाकिस्तान को अपने फरोख्त कुनंदगान यानी सेलर्स की लिस्ट में शामिल करेगा। हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री बड़ी देर की काम कर रही थी, ये बहुत बड़ा काम हो गया जो अमेज़न अब पाकिस्तान में ऑपरेट करेगा। और पाकिस्तानी बरामदात के लिए बड़ा दिन, मेड इन पाकिस्तान 4G मोबाइल फोन्स की मशरक़े वुस्ता बरामद शुरू हो गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत 1000 से ज्यादा फ्लैट और 500 मकानात तैयार किए गए हैं। इंशाल्लाह 11 को पहला लॉन्च होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि मुसलसल हम अब अपनी जो हाउसिंग है ये सारे पाकिस्तान के अंदर लेके जाएंगे। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स भी हम कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में हमने लॉन्च कर दिया है ब्लू एरिया प्रोजेक्ट, बंडल आइलैंड कराची, रावी सिटी लाहौर। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए तारीखी एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर दिया। वजीर आजम ने तामीराती शोबे पर फिक्स टैक्स लगाने और सूबों से मिलकर सेल्स टैक्स कम करने का ऐलान किया। कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तामीरात से मुंसलिक तमाम शोबों पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाने का ऐलान किया। और वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्की सियाहत को फरोग देने का फैसला। पंजाब में 5 मकामात को बैनुल अक़वामी टूरिस्ट साइट्स बनाने की मंजूरी दे दी गई है। हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, अब दुनिया से डायरेक्टली स्कर्दू टूरिस्ट आया करेंगे। मैं आज आप सबके सामने दावा करता हूँ कि हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान को दुनिया का टूरिज्म सेंटर बनाना है। अहम खबर आपको दे, 2020 में वर्ल्ड टूरिज्म फोरम की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई है। कि मेरी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तानियों के राइट्स, उनके हकूक, उनकी इज्जत पहले आएगी। जब आप एक खुददार कौम होते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death. And my belief is, la ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूँ, हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? हमने पूरी कोशिश की अपने 3.5 साल में कि पाकिस्तान
1 year after the former Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, was ousted through a controversial vote of no confidence brought in by a coalition of 13 political parties backed by the then army chief, we look back at how the state has been using its entire force to eliminate Imran Khan and his party and suppress the voice of his supporters committing blatant human rights violations. On 21st May 2022, PTI's senior vice president Dr. Shiri Mazari was abducted by armed personnel in broad daylight and kept in an undisclosed location for hours. The police manhandled her and took her under illegal detention. PTI opposition leader in Sindh Assembly Halim Adil Sheikh was taken into custody 3 times. He was first arrested from Lahore on 6 July 2022. His house was also raided prior to his abduction. He was again taken into custody on 27 July 2022 and was tortured and manhandled under detention. On 9 August 2022, Imran Khan's Chief of Staff Dr. Shehbaz Gill was abducted by unknown men and detained for days, during which he was stripped naked, tortured and sexually abused in police custody. On August 11, 2022, Shehbaz Gill's driver's wife was arrested, along with her minor child, for the purpose of collecting evidence. The baby was kept without her mother, denying her the fundamental rights of a minor. The 10-month-old baby's heart-wrenching cries for her mother went viral, and there was a huge criticism from the people as well as the party leadership. On 13 October 2022, PTI's sitting senator, Azam Sawati, was illegally detained by the FIA Cybercrime Unit on a tweet. He was humiliated and arrested at 3 a.m. from his residence in front of his grandchildren, who were traumatized to see the whole incident. The 75-year-old senator was stripped naked and tortured. He was arrested again from his farmhouse because of another tweet on 27 November 2022. Even after his release, he was harassed and threatened. His wife received an inappropriate video of their bedroom breaching their privacy. Senator Azam Sawati broke into tears talking about this shameful political victimization in a press conference on 5 November 2022. On 1 November 2022, PTI's Information Secretary Andalib Abbas was released after a brief detention by police near Banigala. Andalib and several other workers were arrested and shifted to an undisclosed location. Andalib Abbas later claimed that female police officials misbehaved with her and pulled her hair while in detention. On 25 January 2023, former PTI Minister Fawad Chaudhry was arrested from his residence by several men in 4 cars without registration numbers and without sharing any details of an FIR. He was abducted for allegedly inciting violence against the Election Commissioner of Pakistan by calling him a munshi. On February 2, 2023, PTI's ally and head of the Awami Muslim League, Sheikh Rashid, was arrested from his residence for revealing the assassination plot against Imran Khan. He was manhandled by the police during court hearings, and 2 additional bogus cases were filed against him later. On 20th March 2023, Imran Khan's nephew, Barrister Hassan Niazi, was abducted by the police despite being on bail. He was taken into custody from outside the anti-terrorism court, although he was granted bail by the court before his arrest. On 6 April 2023, Federal Minister and PTI leader Ali Amin Gandapur was arrested from Khyber Pakhtunkhwa's Dera Ismail Khan district. He was taken into custody after he voluntarily surrendered to the police outside the Peshawar High Court, where he went to secure bail in the cases registered against him on different charges, including terrorism. Ali Amin's lawyer said that the district police officer told the session judge that they had to arrest Gandapur at all cost, whether there is any case against him or not. The council further claimed that the DPO was ready to face the contempt of court notice because he had orders from above. On 23 March 2023, focal person to Imran Khan, Azhar Mashwani, was abducted by unknown personnel and was kept in undisclosed location for several days. He was not presented in court even after clear court orders. He later revealed that he was abducted on the orders of the Interior Minister Rana Sanalla. On March 16, 2023, police tried to arrest Dr. Yasmin Rashid from her clinic in Lahore without any FIR or arrest warrants, despite the fact that she had a pre-arrest bail in Zille Shah's death case. In May 2022 and again in March 2023, police raided the houses of several PTI leaders, ground workers, and social media activists at night. They harassed the family members and illegally detained their family members, who in some cases were children.
PTI leader and former member National Assembly Kamal Shazay was blackmailed and threatened through a fake and objectionable video during October 2022 sent to her family to pressurize her. She was being harassed since September 2022, but no one took any action. In March 2023, more than 2,100 PTI social media activists, party workers and supporters were abducted during a nationwide crackdown on Imran Khan's party. These also included 3 children and women. They were illegally detained and their families were harassed and threatened. A series of sham FIRs were initiated against Imran Khan after he was ousted in April 2022. Collectively, about 150 plus bogus FIRs have so far been registered against him across the country under terrorism, sedition, contempt of court, and blasphemy, purely on political grounds. A series of fake FIRs and bogus cases have been filed against several PTI leaders, social media activists, and ground workers over the period of 1 year to politically victimize them. PTI's ally PMLQ's leaders and their workers were also politically victimized through bogus FIRs, raids, harassment, and abductions. Muna Salai's friend Farhan Khan was abducted by unknown men and detained illegally for days. Police also raided Pervez Alai's residence late at night and detained his security guards. PMLQ's legal advisor Amir Saeed Raun was also abducted by FIA and kept in illegal detention. A watchman named Javed Ali was abducted and tortured to forcibly extract a statement against the PTI leader Usman Dar. He was taken to an unknown location and beaten by 7 to 8 men. When he resisted, he was blackmailed that they will abduct his wife and children and strip her, photograph her, and upload the footage on Facebook. The government tried to crush PTI's call for a long march and used force to stop people from coming out to exercise their democratic right to protest. There was heavy shelling to disperse protesters, their cars were destroyed, and they were beaten and detained illegally for coming out to join the march. 2 PTI workers were killed as a result of this unlawful outrage against the marchers. Imran Khan had to call off the march to stop further bloodshed. Even days before the march started, police illegally raided houses of PTI workers and leadership and detained them to stop them from joining the march. Heavy blockades were erected on all entry points to Islamabad to halt people from entering the capital and protest. The marchers also comprised of women and children. On March 8, 2023, just few hours before PTI's rally, the caretaker government of Punjab, which is known to be a puppet of the current regime, imposed Section 144 in Lahore to ban all kinds of political activities. The police unleashed brutal tear gas and rubber bullet attacks on any peaceful protesters who tried to gather for the rally and arrested several PTI workers and supporters. The brutality against the PTI workers resulted in the death of 1 worker, Ali Bilal, and 21 injured. Ali Bilal, lovingly called as Zille Shah, was arrested and brutally tortured, which resulted in his death. His videos from inside the police van proved that he was illegally detained and taken into police custody to be returned dead hours later. This was later confirmed in his post-mortem report, which showed 26 injuries and grave physical violence inflicted on his body with a heavy tool causing his death. The private parts of his body were also damaged during the torture. Zille Shah was a special needs person. Right after the regime change operation, the grip also tightened on journalists and media houses in an attempt to silence them. Multiple journalists and media houses were attacked during this 1 year. At least 5 journalists were forcibly taken off air for exposing the regime change operation and for raising their voice against injustice. These included Arsha Sharif, Imran Riaz, Arif Hamid Bhatti, Maliha Hashmi, and Aftab Iqbal. On 10th April 2022, Imran Khan's focal person on digital media, Dr. Arsalan Khalid's house was raided few hours after the regime change by about a dozen unidentified men. He and his family members were threatened, and all their mobile phones and laptops were taken away illegally. On May 11, 2022, a team member of the digital media platform Siyasat.pk received a threatening call asking for the owner's whereabouts. On 13th June 2022, Aaj News TV journalist was kidnapped in broad daylight in Karachi. On July 1, 2022, unidentified people assaulted senior journalist Ayaz Amir in Lahore.
a group of men dragged him out of his car, beat him, tore his clothes, and fled with his phone and wallet. On July 9, 2022, senior journalist and Bold News anchor person was attacked outside his office in Islamabad by unknown men. On December 20, 2022, senior anchor person Shifa Yousafzai was harassed and threatened by unknown men. They trespassed her house and harassed her staff and questioned them about her whereabouts. On 22 August 2022, Bold News anchor person Jameel Farooqi was arrested. He was stripped naked and tortured in police custody. On 5 July 2022, senior journalist Imran Riaz was arrested from Islamabad Toll Plaza by 20 to 30 policemen. 18 cases were filed against him in different cities. He was again taken into custody by the FIA on February 2, 2023, from Lahore to be released on the next day by the Lahore High Court. On October 27, 2022, FIA arrested senior anchor person Chaudhry Ghulam Hussain from a coffee shop in Lahore. On 10 August 2022, Ilyas Samu, a reporter from Sindhi newspaper Daily Awami Awaz in Thatta, was arrested by the Sindh police for reporting rehabilitation of flood-affected families on a sham FIR of carrying an illegal weapon. On 10 August 2022, ARY News director Ahmad Yusuf was arrested from his Karachi residence on sedition charges without an arrest warrant. On 14 January 2023, Bold News journalist Shahid Aslam was arrested by the FIA from Lahore for allegedly leaking personal tax data of former Army Chief General Qamar Javed Bajwa. On May 7, 2022, FIA initiated a criminal inquiry against journalist Sami Ibrahim. On May 21, Arshad Sharif and Sabir Shakir were booked under sedition charges by the police. Arrest warrants were also issued for ARY News owner and CEO Salman Iqbal, producer Adil Raja, and anchor person Khabar Ghumman. Senior defense analyst Lieutenant General retired Amjad Shoaib was arrested by Islamabad police on 27 February 2023 and was sent on a 3-day physical remand by the magistrate. On 20 March 2023, the bureau chief of Bold News, Siddiq Jan, was abducted from his office in the capital by unknown men who transported him in a private vehicle to an unknown location. Post-regime change, hundreds of social media activists were harassed for speaking up against the regime change conspiracy. They were abducted, stripped naked, and forced to give scripted statements. Their mobiles and laptops were confiscated, and their families were harassed. Pakistan's leading investigative journalist Arshad Sharif is targeted and harassed for exposing the corruption of the ruling elites, as well as the conspiracy of the regime change operation. He faced charges of high treason and was forced to leave the country and live in exile. He first flew to UAE and later shifted to Kenya in August 2022. Arshad Sharif repeatedly received death threats. He was brutally murdered in Kenya on October 23, 2022. Pakistani authorities and Kenyan police tried to make it look like a case of mistaken identity, but was later proved to be a ruthless murder as per his post-mortem report. There has been no progress on his case and he still awaits justice. On August 8, 2022, ARY News was taken down in parts of Pakistan by the orders of PEMRA, who later sent a show-cause notice to the broadcaster. On 5 September 2022, PEMRA decided to immediately take both Bold News and Bold Entertainment channels off air for not seeking clearance from the Interior Ministry. PEMRA also imposed a ban on the telecast of PTI Chairman Imran Khan's live speeches, with immediate effect on August 20, 2022. This was later revoked by the Islamabad High Court. However, the government kept pressurizing the media not to give any coverage to Imran Khan's speeches, public appearances, protests, and election rallies. In August 2022, the government launched a sordid campaign against Imran Khan, accusing him of disrespecting Islam and the Prophet, peace be upon him. A journalist posted a video having Imran Khan's statements without context, accusing him of having been committed blasphemy. This video was reposted by many federal ministers and media houses known to be government sympathizers. Federal ministers conducted press conferences against Imran Khan, inciting violence and religious hatred against him, putting his life in danger. On November 3, 2022, Imran Khan was injured in an assassination attempt while leading a long march in Wazirabad, Pakistan.
The suspect was arrested by the police and Imran Khan was taken to Shaukat Khanum Hospital for treatment. This was all a part of a plot to get Imran Khan killed and make it look like a religious hate crime. Imran Khan had already warned about an imminent attack on his life. The government released the shooter's confessional video without any investigation on national TV just few hours after the attack, in which the shooter confessed that he wanted to kill Imran Khan because Imran Khan called himself a prophet, making it look like a religious hate crime. One citizen named Muazzam Nawaz died in this armed attack, while 14 others, including some top PTI leaders, were injured. The PDM government constantly used state media and official platforms to build and spread propaganda against Imran Khan and his party, starting from accusing him of blasphemy by putting his life in danger to running a planned campaign against him on fake corruption charges in the Tosha Khana and the prohibited funding cases. Throughout the year, federal ministers and government representatives gave press conferences on national television, maligning Imran Khan with below-the-belt remarks and absolute lies. Starting 14th March 2023, Pakistani authorities launched a full-scale attack on Imran Khan's Lahore residence in order to arrest him even after he submitted a signed guarantee that he will appear in an Islamabad court. They fired heavy tear gas and attacked with water cannons and rubber bullets to disperse the crowd outside Zaman Park. The siege went on for 2 days before the operation finally halted. These efforts to arrest Imran Khan are a part of the current regime's agenda to suppress him. On 18th March 2023, former Prime Minister Imran Khan set out to appear in court in Islamabad, complying with the judicial orders. His caravan was blocked at multiple points and he was stopped from reaching the judicial complex along with his caravan. There was heavy shelling around the complex for hours. Imran Khan faced intense resistance from the police and unidentified men seen at the complex awaiting his arrival. This all seemed like a conspiracy to assassinate him and make it look like an accident. On 18th March 2023, police attacked Imran Khan's Zaman Park residence in his absence. The police stormed his Lahore residence without presenting any search warrant and against clear orders from the court. They broke the front gate with heavy machinery, beat the workers and arrested several of them illegally. During the raid, they destroyed his personal belongings and took multiple items from his house, including food items and things belonging to the house help. More than 20 articles of the Constitution of Pakistan were violated during this 1-year post-regime change operation. Pakistan's constitution guarantees fundamental rights for every citizen, including security of person, right to fair trial, freedom of assembly, freedom of speech, and inviolability of dignity of man. Imran Khan was illegally arrested from Islamabad High Court premises on 9th May when paramilitary troops stormed into the High Court to abduct him, taking him away to an unknown location. His lawyers who witnessed the entire debacle later showed how they were all pepper sprayed as the troops broke into the room by breaking the windows. They were beaten up, Imran Khan hit on the head as they forced him off the chair and violently pulled him away. As news spread of his abduction, there was an immediate and strong public response across the country. PTI workers and supporters anticipating the arrest have been on high alert since past few months, as the government had filed 150 plus bogus cases on him in order to arrest him. The masses took to the streets to protest. There was news of violence and ambulances and state buildings being burnt. The government was quick to blame PTI and Imran Khan, who was in illegal custody, oblivious to what was happening outside.
Because of the complete media blackout and internet shutdown, no one knew what was happening. But now, the videos are emerging with evidence of planted personnel being sent to these peaceful protests to cause chaos and blame the PTI supporters and party workers for vandalism. The government used this as an excuse to start a crackdown on PTI and abduct their workers, senior party leadership, and declare PTI a terrorist organization. But the reality is otherwise. In this video, a policeman in civil clothes can clearly be seen breaking cars. He is carrying a signature police stick and is covering his face to hide his identity. ये देखिए, ये पुलिस वाला है, इसके हाथ में पुलिस का डंडा है। भाई ये पुलिस वाला डंडा लेके गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा है। पुलिस का मुलाजिम है। ये देखिए, पुलिस वाला डंडा लेके काम डाल। In this video, people in civil clothes can be seen getting off a military vehicle and assembling in a park in Lahore. Why were they being dropped in civil clothes close to the protest areas? ये सिविल कपड़ों में आर्मी के लोग ये उतर के सिविल कपड़ों में, ये देखें, ये उतर के ये ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं गिरजा चौक के आगे। ये देखें, ये गिरजा चौक में सिविल कपड़ों में इकट्ठे हो रहे हैं। The government accused PTI of burning ambulances, while in different footages, protesters can be seen letting the ambulances pass smoothly without anyone attacking or blocking them. In this video, men in civil clothes can be seen getting off a military vehicle and being dropped close to the protest locations in Lahore. Unknown men in civil clothes were seen everywhere in the protests. More men were seen getting off military vehicles and walking towards protest points. An eyewitness confirmed that he saw 25 to 30 people getting off an army vehicle and walking towards the protest point. He also said that these are the people who will enter the protest as PTI supporters and spread violence and destruction and blame it on PTI. ये सिविल वर्दियों में कुछ लोग जा रहे हैं। ये यहाँ पे पीछे वो आपको नजर आ रहा होगा, एक गाड़ी है आर्मी की। ये इनमें से उतरे हैं और ये सिविल वर्दी में काफी सारी तादाद में वो आगे शलवारों कमीजों में जो लोग गए हैं, ये वो है। ये भी गाड़ी से उतरे हैं, लड़ाई करने के लिए उतरे हैं जी। ये अभी वो सामने गाड़ी खड़ी हुई है इनके आदमी वालों की। ये एक ऐनी शाहिद है मेरे सामने, ये भी बता रहे हैं। ये वहाँ से भी उतरे हैं गाड़ी से। ये इनमें काफी सारे कोई 25 से 30 लोग हैं, ये सिविल में हैं। अब ये अंदर घुस रहे हैं हमारे अवाम के अंदर, और वहाँ पे जाके देखिए ये क्या करते हैं। यानी ये अवाम के अंदर घुस के अवाम की तरफ से सिविल कपड़ों में है ना, कभी टुट के जा रहे हैं अवाम के अंदर, वहाँ जाके कोई दंगा फसाद करेंगे, फिर नाम पे क्या लगेगा जी कि इन्होंने घुस के ये कर दिया, इन्होंने घुस के वो कर दिया, जबकि हम लोग पूरा मन इंतजार करें। हमें हमारे खानसा वापस चाहिए और हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। Some people were seen destroying public property while PTI supporters were seen stopping and discouraging them. जंगला क्रॉस करके मेट्रो स्टेशन की, और पीटीआई के जो कारकुनान है वो मना कर रहे हैं कि ना तोड़ो। ये कुछ शर्तपसंद लोग हैं, ये पीटीआई के जो लोग हैं वो मना कर रहे हैं। ये बीच में शर्तपसंद लोग हैं जो शीशे तोड़ रहे हैं, लेकिन पीटीआई के जो कारकुनान है वो मना कर रहे हैं। इसको चेक करें जी कौन है ये। Another man was seen inciting people when some PTI workers caught him and asked him if he was someone from the agency. They told him to go away as he was trying to create chaos in the peaceful protest. Police was also seen destroying people's bikes in Islamabad. Eyewitnesses can be heard saying that police is destroying people's bikes and other belongings to later blame PTI workers. पुलिस वाले किसी का बाइक लेके जा रहे हैं जी। ये देखें, बाइक को फायर मार रहे हैं। ये देखें, ये पुलिस वाले खुद बाइक और गाड़ियां जलाते हैं और फिर बाद में पीटीआई का जो है ना वो नाम दे दिया जाता है कारकुनान का। ये देखें, बाइक को फायर मार रहे हैं। आई डोंट नो क्यों ये किसी का बाइक चुरा के लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस। G13 में बाइक का लॉक ना खुलने की वजह से छोड़ के जा चुके हैं। और ये G13 का हाल देखें, यहाँ पे शेल फायर किए इन्होंने, आग लग गई है। वो सामने शेल फायर किए हैं, वहाँ पे आग लग गई है। तो
आई डोंट नो ये क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। PTI workers also posted videos saying that their protest is peaceful and many unknown men in civil clothes are destroying public property and damaging shops and vehicles. मैं खुसूसी तौर पर ताजिर बरादरी से मुखातिब हूँ और मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि पिछले 13 महीनों से हमारी तहरीक जारी है और हम इन्हीं बाज़ारों, हशनगरी बाज़ार में, किसखानी बाज़ार में, खैबर बाज़ार में, मुख्तलिफ बाज़ारों में हमने पुरअमन एहतजाज किया। उस दौरान में आपके तमाम बाज़ार खुले रहे, किसी एक दुकानदार को, किसी रेड़ी वाले को, किसी जगह पे कोई गमला, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस वक्त तहरीक इंसाफ जो एहतजाज कर रही है वो पुरअमन है और जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हो रही हैं आपके खिलाफ, दुकानदारों के खिलाफ, ताजरों के खिलाफ, उससे तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि इस मुल्क में इंतशार हो, इस मुल्क में बेरोजगारी हो और इस मुल्क में इस्तेहकाम ना आए। मैं सिर्फ ये आपको बावर कराना चाहता हूँ इस वक्त कि पुलिस के जो एहलकार हैं, जो सादा कपड़ों में मुलविस हैं, जो इदारों के लोग हैं जो सादा कपड़ों में हैं, जहाँ पर भी जो दुकानदारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि पेशावर में पिछले 11 महीनों से हमारी तहरीक बिल्कुल पुरअमन तरीके से इन्हीं बाजारों में मुनक्किद हो रही है और कहीं पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लिहाजा इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के साथ जो ताजिर बरादरी के साथ हो रही है या दुकानदारों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तहरीक इंसाफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्रिया। In another video, PTI workers can be seen rescuing and saving the life of a policeman and giving him a safe exit when he was caught by angry protesters. PTI workers can be heard screaming, "Don't hit him, leave him." नहीं मारो ज़ालिमों। यार मत मारो यार। वही तो सरकार है कि मारो मत। शर्मसार मुनासिर जो है वो पुलिस वाले को मारना चाहते थे, लेकिन आप देखेंगे कारकुनान ने पुलिस वाले को रेस्क्यू किया है। मारा दिया, ये जीत हमारी। A security personnel can be seen destroying public property and burning things on the road while PTI protesters are standing peacefully. The eyewitness can be heard saying that this man, along with some other unknown men, most likely belonging to agencies, are burning things, and later they will blame all this on PTI. ठीक है, ये देखें जी, ये आग लगा रहे हैं आपके सामने और बाद में पता चलता है कि जनाब ये PTI के लोगों ने आग लगा दी, जलाओ गिराव कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भाई साहब है और इनके साथ कुछ और एजेंसीज के लोग हैं। उनको हमने मना किया तो वो हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। वो देखें, ये देखें जनाब, ये तोड़ रहे हैं सारे गमले पौधे। In one video, unknown men with faces covered can be seen carrying weapons. These people had nothing to do with PTI and their workers. Another video shows a family standing by the road with their car completely burnt. When asked, they said that the police burnt their car. All eyewitnesses confirmed that the police pulled this family out of the car and burnt it. They also said that the police will later blame all of this on the PTI. गाड़ी किसने चलाई है? पुलिस वाला मैं खुद ही था, मैं इधर ही था, मेरा सामने सारे वीडियो मैंने भगाया, तीसरी दफा आके उन्होंने आग लगाई है। पुलिस ये देखें जी, फैमिली को निकालना है गाड़ी से और ये फैमिली देखिए रो रही है। पुलिस ने ये गाड़ी जलाई है और नाम अब डाल रहे हैं हम लोगों पे। फिर ये कहते हैं जी PTI के लोग करते हैं ऐसे। ये देखें, ये उनकी गाड़ी को आग लगाई है, इन लोगों को निकाल के, और ये देखे गाड़ी को आग लगा दी है।
ये देखें ये पुलिस वालों के काम, और डाल देंगे ये पुलिस डाल देंगे ये हम लोगों पे कि ये पीटीआई के लोग. Another peaceful protester told the press that Imran Khan has told them not to destroy anything as that will damage Pakistan. He also said that all this was done by the policemen who burnt cars and containers. खान साहब ने ये दिया कि तुम किसी का नुकसान नहीं करने, अवामों का भी नहीं करने, पुलिस का भी नहीं करने, फौज का भी नहीं करने, हमने किसी का नुकसान नहीं करने को, ये खुद ही कर रहे, जो कर रहे, जो गाड़ी चला रहे, इससे हम काम कर रहे थे गाड़ी से, इसको भी जला दिया, कंटेनर को भी जला दिया. ये उसने उन मतलब लोगों ने आग लगाया. हाँ, उस लोगों ने, हम पागल है. सही है. अब पाकिस्तान का नुकसान करेगा, वो हमारा नुकसान है, वो हमारा है. खान साहब का हुकूमत तो आने, कौन भरेगा इसका पैसा? खान साहब भरने. जब उसका हुकूमत होगा तो उसने भरने, किसने भरने? उसने बनाने. हम हमारे टैक्सों से, हमारा टैक्सों से है वो. हमारे पाकिस्तान के इनको नुकसान नहीं होना चाहिए. वो नहीं होना चाहिए. ये मैं भी कहता हूँ, ये जो नुकसान कर रहे हैं ये खुद ही कर रहे हैं. A PTI worker can be seen instructing people to protest peacefully and stay alert to catch people who try to incite them on violence and destruction. मेरी बात गौर से सुने. हमने बहुत कोशिश करनी है कि हमारे अंदर अगर ऐसे लोग हों जो आपको इश्तिहाल देना चाहे, कहीं तोड़ किया गई, हमने उस वक्त तक अपना एहतजाज हमने जारी रखना है जब तक वो खान साहब को रिहा नहीं करेंगे. इंशाअल्लाह और सारा कुछ बंद रहेगा. लेकिन आप लोगों ने आपस में चेक कर रहे हैं ऐसे लोगों को कि वो अगर आपको इश्तिहाल देना चाहे कि यहाँ आग लगा दो, ये कर दो, वो करेगा जब तक खान को रिहा नहीं किया जाए. इसका एक तरीका. Unknown men in civil clothes can be seen abducting peaceful protesters and pushing them into police vans. सिविल में पकड़ा है, सिविल वाला है, ब्लैक टी शर्ट आता सिविल में है. Another video shows unknown men in civil clothes loaded with weapons, abducting and beating people. Numerous videos emerged from all across the country of unknown men abducting peaceful protesters. A PTI worker can be heard saying that they didn't break any of these buses and vans and that this was done by the police themselves to create chaos and instability. मैं यही कह रहा हूँ, ये गाड़ी हम लोगों ने नहीं तोड़ा है. पीटीआई के टीसी वाले कहते हैं कि ये गाड़ी नहीं तोड़ा है भैया, ये हम लोगों को ऊपर नहीं डाली है, पुलिस वाले ने खुद तोड़ा है. आगे वेल को जो आग लेके हुए वो भी पुलिस वाले ने तोड़ा, आग लगाया, हालात खराब कर पुराना एहतिजाज कर रहे हैं. ये लोग जो है ना हालात को खराब करने का कोशिश पुलिस खुद कर रही है, पुलिस कर रहा है, और ये जो है ना बुरादा निशान कर रहा है. ये सब जो कर रहे हैं बुरादा निशान कर रहे हैं. हम लोगों को हम लोगों के ऊपर बचा रहे. हम भागते नहीं, इसीलिए गोली बचाओ हम लोगों के ऊपर. ठीक है, हम भागने वाले नहीं है. आगे तो यही कर रहे हैं. पीटीआई वाले ने कभी नहीं है थोड़े, ये पीटीआई वालों ने नहीं, का निशान है हमारा, का निशान है. ये देखिए आगे ये शैल वाला पीटीआई वालों ने नहीं तोड़ी है, ये जो है पुलिस वालों ने खुद तोड़ी है, और वो खुद तोड़ के जो है पीटीआई वालों को बदनाम करे ताकि वो कुछ एक्शन ले सके. पीटीआई वालों ने किसी ने नहीं तोड़ा है, ये खराब करने के लिए ये पुलिस तोड़ी है गाड़ी. The protesters told the reporter that the police burnt their own cars, which they will later put the blame on PTI on media. They said that the police even fired shells at them when they were saying their Friday prayers. कुछ भी नहीं, आग लगा दिया, खुद को अपनी गाड़ी को आग लगा दिया, फिर कहते हैं तहरीक साहब कारकुन पुरामन नहीं. ये देखो सीधा पाए. जी मैं यहाँ एक चीज़ दिखाऊंगा. आप मेरे साथ कुछ नौजवान आए, मैं दिखाता हूँ. नौजवान जो है वो जहाँ आग लगी नजर आ रही है, जहाँ धुआं नजर आ रहा है, वहाँ कोई कारकुनान मुझे भी नजर नहीं आ रहा. वहाँ इस्लामाबाद खुद आग लगाया उसने, खुद लगाया. हमारे ये बच्चा भी कहेगा खुद आग ले, जी खुद आग लगाया. बिल्कुल पुरामन नहीं है. तहरीक साहब कारकुन को मुंतशिर करने के लिए, पुरामन कारकुन को तशद्दुद करने के लिए ये अब खुद अपनी गाड़ी को आग लगा दिया. अब फिर मीडिया पर ये शो कर रहा है कि कारकुन, ये सीधा लोगों पर फायर किया जा रहा है, शिल फेंके जा रहा है पुरामन लोगों पर. वहाँ शायद किसी गाड़ी को आग लगी है
اور کارکنان اس طرف موجود ہیں. یہ بے شرم لوگ ہیں, بے شرمی کی حد ہے ان پہ. پہلے تو یہاں پہ جمعے کی نماز ہم پڑھ رہے تھے, انہوں نے جمعے کی نماز کے دوران ہم پہ شیل مارے, ہم پہ فائرنگ کی. In this video, police can be seen destroying public property, bikes and cars of common citizens while there are no protesters around this place. In this video, another peaceful protester is narrating how the police is burning their own cars while PTI workers are peacefully protesting away from all this. हमारे वर्कर यहाँ पर खड़े हैं और पुलिस ने खुद अपनी गाड़ियों को आग लगाई हुई है. वर्कर आप देख रहे हैं, वर्कर यहाँ पे दुख प्रमन खड़े हैं. कोई झगड़ा फसाद यहाँ पर वर्कर आराम से. Sisters एक आदमी बैठा और saw unknown men being dropped off from army trucks who destroyed and burnt the cars to later blame PTI workers. गाड़ियाँ तोड़ने वाले, गाड़ियाँ जलाने वाले, ये उनके अपने बंदे हैं. आवाम में इतना हौसला ही नहीं है अभी, आवाम में इतना बड़ा दिल ही नहीं. उन्हीं के अपने ट्रकों में उन्हीं के अपने बंदे आए हैं. इन आंखों से हमने देखा है. अब तो वीडियोस भी बन गई हैं. खुद अपने हाथों से आग लगा रहे हैं. मैंने अपनी आंखों से, मैंने उन बंदों के साथ बात भी की है. वो यहाँ फोन पे बता रहे हैं यहाँ 250 बंदा है, यहाँ ये हो गया, यहाँ. PTI leader Mia Mahmoodur Rashid, who was leading the peaceful protest in Lahore, also said that we had called for a peaceful protest. प्रोटेस्ट हमने तो पुरअमन प्रोटेस्ट का ऐलान किया था. कुछ शरपसंद अनासर किधर से आए हैं, कैसे आए हैं, अगर गए वो गलत गए. डॉक्टर यास्मीन राशिद बार बार अनाउंस कर रही थी कि हमने अंदर नहीं जाना, हमने पुरअमन एहतजाज करना है. आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है. आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है. आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है. जबरो ज़फ़ाक़ी और तुग़यानी का बागी हूँ मैं, नशाए क़ुव्वत इंसान का बागी हूँ मैं. आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है. मैं आजाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था. मेरे माँ बाप गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, और जब हिंदुस्तान की हम गुलामी कर रहे थे तो 2 दफा जब बरतानिया ने 2 जंगों के अंदर शिरकत की, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम, लाखों लोगों ने यहां से लड़े और अंग्रेज के लिए कुर्बानियां दी. लेकिन कभी उनको किसी ने नहीं पूछा, ना कभी इनका शुक्रिया अदा किया गया, क्योंकि हिंदुस्तान गुलाम था. गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती. जब अमेरिका की जंग हुई 9/11 के बाद और पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में शिरकत की, तो सबको आपको पता है कितने पख्तूनख्वा से लोगों ने कुर्बानियां दी अंग्रेज की जंग में, अमेरिकनों की जंग में. 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी. कबायली इलाके के लोग जो सारे पख्तूनख्वा के साथ अब हिस्सा बन चुके हैं, कबायली इलाके के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी. 35 लाख लोगों ने नकल मुकानी की. क्या किसी ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया? क्या अमेरिका ने कहा कि शुक्रिया पाकिस्तान, आपने 80,000 अपने लोग कुर्बान कर दिए. 3 गुना ज्यादा हमारी फौजियों ने कुर्बानी दी बनिस्बत जो अमेरिकन अफगानिस्तान में जिनकी जाने गई. किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि वहां से आवाजें उठी अमेरिका से कि पाकिस्तान की वजह से वो जंग नहीं जीत सके अफगानिस्तान में. जरदारी और शरीफ 10 साल जब इन्होंने हुकूमत की, 2008 और 18 के दरमियान 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर. और कबायली इलाके में आप जानते हैं कि ड्रोन अटैक क्या होता है. 4000 मील दूर बैठ के एक कमरे के अंदर कंप्यूटर गेम खेली जाती है. बटन दबा के एक आदमी बैठा होता है, सामने कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसके, यहां से उसको पैगाम जाता है कि जी इस एरिया में दहशतगर्द है. 4000 मील दूर बैठ के वो बटन दबाता है,
बॉम्ब गिरता है, नीचे कौन मरता है, कभी किसी को पता नहीं चला। लेकिन सुने जरा मेरी बात, वहां औरतें बच्चे मरे, बुजुर्ग मरे। एक जगह इन्होंने ड्रोन अटैक किया पजोड़ में, 64 बच्चे मदरसे में मर गए, 64 बच्चे। एक जगह वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक होता है, 7 लोग मर जाते हैं। जो जख्मी होते हैं उनकी चीखों की आवाजें, लोग आते हैं उनको बचाने के लिए। दूसरा ड्रोन अटैक होता है, 7 और लोग मर जाते हैं। सुबह तक लोग डरते हैं जाते हुए करीब, जो जख्मी हैं उनकी आवाजें आ रही होती हैं। सुबह को लोग बचाने जाते हैं, फिर ड्रोन अटैक होता है, 7 और मर जाते हैं, 21 लोग मरते हैं। शादियों पे ड्रोन अटैक, जनाजों पे ड्रोन अटैक। और आप जानते हैं कि एक दफा नाज़र तारी के मुंह से एक आवाज निकली, और ये कीदर नवाज शरीफ के मुंह से एक दफा, इनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि अमेरिकनों को कहते कि ये सारे इंसानी हुकूक के खिलाफ है। दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता कि आप फैसला करें मुजरिम कौन है और आप ही उसको कत्ल कर दें। जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर, दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन इस मुल्क पे जिनके लिए हम जंग लड़ रहे थे, 400 ड्रोन अटैक हुए। एक दफा इन दोनों ने जुर्रत नहीं की अमेरिका को कहने के लिए कि क्या आप अपने मुल्क में दहशतगर्द के ऊपर ड्रोन अटैक करेंगे। जुर्रत थी इनमें क्या? इनमें यह जुर्रत थी बरतानिया को कहने के लिए कि लंदन में हमारा बड़ा दहशतगर्द जिसने हजारों लोगों को कत्ल करवाया, क्या हमें इजाजत देंगे ड्रोन अटैक करके उसको मारे? तो अगर अपने मुल्क में आप हमें कहते हैं कि अदालत में जाके साबित करो वो दहशतगर्द है, तो हमारे मुल्क में आपने कैसे आपने 400 ड्रोन अटैक किए, बेकसूर लोगों को मारा, औरतें बच्चों को मारा। और ये तो जिनको फिर से इन 2 खानदानों को फिर से जो मुसल्लत किया इसीलिए किया है कि ये उनके गुलाम हैं, इनमें जुर्रत नहीं है। ये पैसे की पूजा करने वाले हैं, ये पैसे के बुत की पूजा करने वाले हैं। इनके पैसे पड़े हैं बाहर, इनके लंदन में, अमेरिका में पैसे पड़े हुए हैं। ये कभी अपने लोगों के हकूक के लिए, उनके फायदे के लिए, ये कभी अपनी जुबान उनके अपने आकाओं के सामने जुबान नहीं खोलेंगे। इसलिए इनको लेके आए, इसलिए इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत किया, क्योंकि इनको पता था कि इमरान खान ना इनको बेच देगा, ना यहां से उनकी किसी जंग में शिरकत करेगा, ना वो अपने मुल्क के मफादात को उनके लिए कुर्बान करेगा, अपने लोगों के फैसले करेगा, क्योंकि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। इसलिए नौजवानों ये साजिश की गई। भुट्टो और शरीफों के खानदान 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। इनकी वजह से आज शहबाज शरीफ कहते हैं जी हम तो बेकारी हैं, इसलिए गुलाम हैं। हमारा जो नजरियाती लीडर इलामा इकबाल थे, उन्होंने तभी कह दिया था हमने इकबाल का शाहीन बनना है, हमने वो लोग बनने हैं जिन्होंने दुनिया की इमामत करनी है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में ये चीज छोड़ दी है कि वो या परवाज कर सकता है और वो या जमीन के ऊपर रेंग सकता है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इंसान जब ऊपर जाता है तो फरिश्तों से ऊपर चला जाता है, और जब वो नीचे गिरता है तो जानवरों से नीचे चला जाता है।
یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جانوروں سے نیچے چلے گئے ہیں. ایک جانور بھی اتنا کھاتا ہے جتنا اس کی بھوک ہوتی ہے, ان کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا. میرے پاکستانیوں, ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے, اپنے ملک کو بچانا ان چوروں سے, امریکوں کے غلاموں سے, اور آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے. قوم کے اوپر اٹیک ہو جائے, بمباری ہو جائے, جاپان کے اوپر ایٹم بم گر گیا, قوم پھر بھی کھڑی ہو جاتی ہے, اپنے پیر پہ پھر بھی کھڑی ہو جاتی ہے. افغانستان میں کتنی 40 سال سے انتشار ہے, پھر بھی وہ قوم تکڑی ہے. جب ایک قوم کی آپ اخلاقیات ختم کرتے ہیں, قوم مر جاتی ہے. جب ایک قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے, قوم مر جاتی ہے. قوم پہلے اخلاقی طور پہ مرتی ہے, پھر معاشی طور پہ مرتی ہے. 60% کیبنٹ ضمانت کے اوپر ہے. جس ملک میں اس طرح کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیا جائے, اس ملک کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے. کون محنت کرے گا؟ کیوں نوجوان 14 سال پڑھائی کرے, صبح سے لے کے شام تک محنت کرے, جب چوری میں اور کرپشن میں پیسہ بن جاتا ہے, اس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں. چائنا جب اٹھا اور آج دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے, 450 وزیروں کو اس نے کرپشن میں پکڑا. کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی اخلاقیات اوپر نہ ہو. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں امر بالمعروف, انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ تم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو, تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, اور برائی اور باطل کے خلاف جنگ لڑو. یہ حکم ہے اللہ کا, یہ قرآن میں ہے, امر بالمعروف. اس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. تو جب معاشرے کے بڑے بڑے عہدے اس کے بڑے بڑے ملک کے مجرم لے لے, وہ معاشرے کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ایمان لے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. ہمارے میں کوئی خوف نہیں ہے. آج ہم کھڑے ہیں گلگت بلتستان میں, اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اس خوبصورت خطے کی. گلگت کے خوبصورت اور نایاب لینڈسکیپ کی وجہ سے ہر سال یہاں پر نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا بھر سے لاکھوں لوگ یہاں پر وزٹ کرتے ہیں, اور یہاں کی ریجنل اکانومی کی بیک بون ٹورزم کو سمجھا جاتا ہے. میرا تعلق قالتد سے ہے. میں یہاں پر جلوری وغیرہ بناتی ہوں. ہمارے یہاں کے خواتین جو ہے وہ ہنزا کیپس بناتے ہیں, پرس وغیرہ بناتے ہیں, اور زیادہ تر ہمارے یہاں کی ہنزا کی ڈریس باہر کے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں, اور ہم بھی اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹوپی بنانے میں پورا 1 مہینہ لگتا ہے, اور ہمارے ماؤں کی آنکھیں چلی جاتی ہیں. جتنا بھی انٹرنیشنل ٹورزم جو آ رہے ہیں جو گلگت بلتستان میں, اس سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. تو کاروبار ایک چیز کاروبار کا بھی نہیں ہے, بہت سارے ہوٹلوں میں اور ٹرانسپورٹس میں ہر چیز پہ سہولیات پہ جیبے کے ٹورزم سے سب کچھ فائدہ انسان کو ملتی ہے. آدھے تو دنیا کے جو اونچے ترین پہاڑ ہیں تقریباً آدھی تو اس علاقے میں گلگت بلتستان, اور یہاں جو پوٹینشیل ہے ٹورزم کا کسی کو اس ملک میں اندازہ نہیں ہے. میں نے 2 فگرز دیکھی ہیں, ساری پاکستان کی ایکسپورٹس مشکل سے $25 ارب اور ماشاءاللہ ہمارے دور میں اب یہ بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹس. سوئٹزرلینڈ صرف ٹورزم سے 60 سے 80 ارب ڈالر کماتا ہے. 5 سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ 370 ارب روپے جہاں پر خرچ کیے جائیں گے ترقیاتی کاموں کے اندر. 6 ارب روپے کے ٹورزم جس کا انفراسٹرکچر ٹورزم کا اور اسکل ڈیولپمنٹ, 5 سڑکوں کے بڑے منصوبے ہیں, 35 ارب روپے اس کے اوپر ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں جی. شگر توانگ گوری کوٹ روڈ جو ہے جی, دریل تنگیر
एक्सप्रेस वे है, शिगर पैजो रोड है, शाराय नगर है, रिस्टोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इन्हांसमेंट ऑफ इकोसिस्टम, 2 अरब रुपए का ये मंसूबा है। हर गांव और हर शहर की इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान पहला सूबा होगा जिसका बाकायदा एक टाउन प्लानिंग मास्टर प्लान बना होगा, जिसके तहत उसके आइंदा आने वाली डेवलपमेंट होगी। सस्टेनेबल टूरिज्म और इको टूरिज्म को इंशाअल्लाह ताला प्रमोट करेंगे और ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगे जो इसको स्ट्रेंथन करेगा। बेसिकली ये जो डिजिटल लिटरेसी का ये जो जर्नी है, इसको हम गिलगित बल्तिस्तान के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेट के बिना दुनिया अगर हम देखें तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। मेरे अपने ज़िले में जो इंटरनेट ना होने की वजह से मैं गिलगित में आया। एक तो लॉकडाउन चल रहा था, मुझे बैठने के लिए मसला हुआ, नेट का मसला हुआ। ये एक इंतहाई दरीना मसला था। इसके साथ हमारा सेहत, एजुकेशन, टूरिज्म इसके साथ मुंसलिक थी। एक फ्रस्ट्रेशन थी यूथ में, जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है ये लोगों को बताते हुए कि हमारी यूथ के लिए आपने 4G का ऐलान किया कि जून से पहले ये ऑक्शन हो जाएगा। फिर यूथ स्किल्स और स्कॉलरशिप्स, ये बड़ा ज़रूरी है अपने नौजवानों के ऊपर इन्वेस्ट करना, वैल्यू ऐड करना। और हेल्थ, सारा जो आपका हेल्थ सिस्टम है इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इसकी अपग्रेडेशन करनी है। फिर वाटर और सैनिटेशन, जो स्कर्दू की बात की कि वहाँ खास तौर पे सीवरेज सिस्टम की बड़ी ज़रूरत है। 250 मेगावाट बिजली का इजाफा होगा 9 मंसूबों से। सारे हाइडल के प्रोजेक्ट्स हैं, क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हम क्रिएट कर रहे हैं। ये आने वाले जो 5 साल होंगे, ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तरक्की का एक ऐसा नया दौर लेकर आएंगे जो इस खित्ते ने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन जो इस खित्ते का हक यकीनन है।